बिहार से दीपांकर मिश्रा ने प्रश्न पूछा है। विज्ञान आटम के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को फंडामेंटल बताता है और सब कुछ इन्हीं फंडामेंटल पार्टिकल्स से बना है। इसके लिए वैज्ञानिकों के पास प्रमाण भी है, लेकिन आध्यात्म में हमें बताया जाता है कि आत्मा ही परम सत्य है। मेरा प्रश्न यह है कि क्या आत्मा का कोई वैज्ञानिक प्रमाण है? आत्मा का वैज्ञानिक प्रमाण। इस प्रश्न की गहराई में जाने के लिए हमें थोड़ा सा विज्ञान को समझना पड़ेगा, तभी हम ये समझ पाएंगे कि जो आपका प्रश्न है वैज्ञानिक प्रमाण आत्मा का, ये बात कितनी मायने रखती है। उस प्रश्न को हम समझ पाएंगे ठीक तरीके से। आपने ये प्रश्न पूछा है तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप फिजिक्स के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान रखते होंगे। जो पिछली सदी में जो भी साइंटिफिक डिस्कवरीज हुई हैं, वैज्ञानिक खोजें हुई हैं, उनके बारे में आप थोड़ा बहुत जानते हैं। और यहाँ पे भी जो लोग हमारे इस सत्र में जुड़े हैं उसमें बहुत से लोग इंजीनियर्स भी हैं। तो मैं एक सारांश में उस बारे में पहले बात करना चाहूँगा। देखिए, एक समय था जब यही माना जाता था कि जो प्राइमरी फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं इस संसार में, मैं ये हमारे भारत के षड्दर्शनों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये जो साइंस, जिसे आप साइंस मानते हैं, फिजिक्स खास करके, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो पिछली सदी में एक समय था जब ये माना जाता था कि जो हमारे फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं एक एटम के, वो हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। शुरू में तो केवल इलेक्ट्रॉन के बारे में पता था, धीरे धीरे फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में पता चला और काफी सारे वैज्ञानिकों ने इसमें अपना योगदान दिया। तो उसके बाद भी बहुत सी ऐसी पहेलियां थी जो वैज्ञानिक नहीं सुलझा पाए थे। जैसे एक तो ये थी कि इलेक्ट्रॉन एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में ही क्यों घूमता है, जो आपने पढ़ा भी होगा अपने 11वीं 12वीं कक्षा में, के शेल, एल शेल इत्यादि। तो फिर धीरे धीरे वैज्ञानिकों ने अलग अलग हाइपोथेसिस, अलग अलग थ्योरीज प्रपोज की। फिर एक समय वो आया जब विज्ञान ने, खास करके फिजिक्स ने, एक बहुत बड़ा एक कदम उठाया जब क्वांटम फिजिक्स इंट्रोड्यूस हुआ, क्वांटम मैकेनिक्स, और उससे कई सारी गुत्थियां सुलझी, लेकिन कुछ और प्रश्न भी खड़े हो गए। ये गुत्थी तो सुलझ गई कि इलेक्ट्रॉन एक खास ऑर्बिट्स में ही क्यों होता है, बट कुछ और गुत्थियां, कुछ और पहेलियां हमारे सामने आ गई। और फिर जैसे जैसे रिसर्च और भी आगे बढ़ता गया, तब ये भी पता चला कि फंडामेंटल पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नहीं है। क्वार्क्स और ग्लूऑन्स, इन पार्टिकल्स की बात आई तो साइंटिस्ट्स ने कहा कि क्वार्क्स और ग्लूऑन्स है फंडामेंटल पार्टिकल्स, और उनसे प्रोटॉन न्यूट्रॉन बनते हैं। तो आप देखिए कैसे विज्ञान का जो सत्य है वो बदल रहा है, अभी भी बदल रहा है। जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़ रही है, वैज्ञानिक नई नई खोजें कर रहे हैं, सत्य भी बदल रहा है। मैं परम सत्य की बात नहीं कर रहा हूं यहाँ पे,
जो वैज्ञानिकों के लिए जो सत्य है, और इस बात को वैज्ञानिक भी मानते हैं कि विज्ञान एक निरंतर उसमें बदलाव आ रहा है, खोजें हो रही हैं। जो एक दशक पहले माना जाता था वो आज सत्य नहीं है। लेकिन वैज्ञानिकों के सामने एक प्रश्न और आ गया कि क्या वास्तव में क्वार्क्स और ग्लूऑन्स फंडामेंटल पार्टिकल्स हो सकते हैं क्या? क्योंकि एंटी पार्टिकल्स की भी बात उस वक्त सिद्ध हो गई थी कि जैसे इलेक्ट्रॉन है तो उसका एक एंटी पार्टिकल भी है जिसे पॉजिट्रॉन का नाम दिया गया। इसी तरह हर पार्टिकल का, क्वार्क्स और ग्लूऑन्स का भी एंटी पार्टिकल है, और एक पार्टिकल और उसका एंटी पार्टिकल जब करीब आते हैं तो वो एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं। तो अगर ये सत्य है जो सिद्ध किया गया था कि एक पार्टिकल और एंटी पार्टिकल एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं, तो क्वार्क्स और ग्लूऑन्स फंडामेंटल पार्टिकल्स नहीं हो सकते, मूलभूत अणु या मूलभूत कण नहीं हो सकते इस जगत के। और इस गुत्थी को सुलझाने के लिए क्वांटम फील्ड थ्योरी प्रपोज की गई। क्वांटम फील्ड थ्योरी, ये क्वांटम फील्ड थ्योरी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो थी आइंस्टीन की, और क्वांटम फिजिक्स दोनों को आधार लेकर क्वांटम फील्ड थ्योरी प्रपोज की गई थी। और क्वांटम फील्ड थ्योरी के अनुसार जो फंडामेंटल रियलिटी है, मूलभूत सत्य, वो क्वांटम फील्ड्स हैं, ऐसा बताया गया था। तो हर पार्टिकल का एक क्वांटम फील्ड है, और पार्टिकल उसी क्वांटम फील्ड का एक एक्साइटेशन बेसिकली। तो जो फोटॉन है, एक उदाहरण के तौर पे, फोटॉन क्वांटम फील्ड के एक्साइटेशन का एक क्वांटम। मैं इसकी डिटेल में अभी नहीं जा सकता, आप लोग स्वयं इसका अध्ययन कर सकते हैं जो इसमें रुचि रखते हो। इसी तरह जो इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन क्वांटम फील्ड का एक्साइटेशन जो है उसका एक क्वांटम है। तो क्वांटम फील्ड को आधार माना गया। और ये जो फील्ड्स हैं, ये क्वांटम मैकेनिक्स के बेस पे पढ़ा भी होगा आपने, जैसे लाइट का डुअल नेचर, पार्टिकल भी है और वेव भी है। तो वेव फंक्शन जब कोलैप्स होता है तो उसे हम पार्टिकल का नाम देते हैं। वेव फंक्शन, बहुत सारी संभावनाएं, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज वेव फंक्शन में आती हैं, लेकिन जब हम उसे मेजर करते हैं, उसकी पोजीशन या उसका मोमेंटम, तो फिर पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम पता चलती है। खैर, ये जो क्वांटम फील्ड्स हैं, चाहे वो फोटॉन का क्वांटम फील्ड हो, इलेक्ट्रॉन का क्वांटम फील्ड हो, इन सब को आधार बताया गया। लेकिन फिर एक और गुत्थी आ गई कि इतने सारे क्वांटम फील्ड क्यों चाहिए? अगर सब एक्साइटेशंस ही हैं, जैसे स्पंदन है, क्वांटम फील्ड का स्पंदन ही अगर ये सब पार्टिकल्स में भिन्न भिन्न रूप में है, अगर एक ही एनर्जी, एक ही शक्ति है, तो फिर कुछ और आधारभूत होगा। तो फिर बात आई प्राइमरी फील्ड की, कि कुछ प्राइमरी फील्ड होगा। अब देखिए, जितने भी ये थ्योरीज हैं, जितने भी हाइपोथेसिस हैं, बहुत सारों को तो एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी किया गया है, और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो मैथमेटिकल, केवल एक गणित के रूप में उनका प्रूफ है। और दोनों में काफी सारी एजम्पशंस की जाती है, काफी सारी चीजों को मान के चला जाता है, मान के चलना पड़ता है, नहीं तो हम साइंस, विज्ञान में आगे तरक्की नहीं कर पाएंगे। और हो सकता है आगे जाके वैज्ञानिक स्वयं बोले कि जो हमने उस समय माना था, जो हमने एज्यूम किया था, वो ठीक नहीं। तो ये जो फील्ड है, ये एब्स्ट्रैक्ट एनर्जी की एक्साइटेशंस हैं इसमें, और ये सर्वत्र है, ओमनी प्रेजेंट।
आप पूरे ब्रह्मांड को, कॉस्मोस के हर एक स्पेस टाइम जहां तक है, वैज्ञानिकों ने कहा कि ये जो क्वांटम फील्ड है ये सब जगह विद्यमान है। लेकिन अब इसमें भी काफी सारी गुत्थियां, काफी सारे प्रश्न आने लगे धीरे धीरे। आपने क्वांटम एंटेंगलमेंट का नाम सुना होगा, जिसको आइंस्टीन स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस कहते थे, कि एक बड़ी रहस्यमयी घटना, क्योंकि कहीं ना कहीं आइंस्टीन ये मान के चले थे कि प्रकाश, लाइट से अधिक गति किसी चीज की नहीं हो सकती। कोई भी कम्युनिकेशन लाइट से अधिक गति से नहीं हो सकता। लेकिन क्वांटम एंटेंगलमेंट, जो बाद में एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्रूव भी किया गया था, उसका प्रमाण भी दिया गया था, उससे ये सिद्ध हो गया कि कुछ तो है प्रकाश से भी अधिक गति जिसकी है। और फिर स्पेस और टाइम, स्पेस जिसे हम आकाश कहते हैं, आकाश मतलब आसमान नहीं, हम तो आसमान ऊपर दिखा के कहते हैं ना, स्पेस मतलब आकाश। वास्तव में आकाश नीचे भी, आप नीचे देख के भी आकाश कह सकते हैं, क्योंकि ये सब चीजें जो हमारे सामने हैं, आप, मैं, स्पेस में ही। और टाइम, स्पेस और टाइम को, आकाश और समय को, काल जिसे हम काल भी कहते हैं समय को, इन्हें फंडामेंटल मान के चले थे। लेकिन अब जो कंटेम्पररी साइंस है, उसमें रिसर्चर्स ये भी कह रहे हैं कि आकाश और समय, स्पेस एंड टाइम, ये भी मूलभूत नहीं है, ये भी फंडामेंटल नहीं है। इन्हें आप परम सत्य मत समझिए, क्योंकि आपकी जो बाकी जितनी भी एजम्पशंस हैं वो स्पेस टाइम को मानकर ही है। तो एक बिंदु पे स्पेस और टाइम, इनका कोई मतलब नहीं रह जाता। और ये सब मैं जो आपसे कह रहा हूं, ये अधिकतर रिसर्चर्स मान रहे हैं। अगर आप एक एटम को ले लें, एटम का साइज 10⁻⁻8 है ना, और जो अपना ये लार्ज हाइड्रॉन कोलाइडर 28 किलोमीटर 27 किलोमीटर जितना भी था, उससे हम अधिक से अधिक 10⁻⁻17 इस स्केल तक ही जा पाए हैं। 10⁻⁻17, जिसको हम फिर बाद में गॉड पार्टिकल इत्यादि भी कहा। लेकिन साइंस कहती है कि अगर आप 10⁻⁻33 सेंटीमीटर्स, 10⁻⁻33 सेंटीमीटर्स या फिर 10⁻⁻43 सेकेंड्स, अगर हम इसके पार जाने का प्रयास करते हैं, तो वहां पर स्पेस और टाइम दोनों का कोई मतलब नहीं रह जाता। अब मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा, उसके कारण भी बताए गए हैं। अब उसमें हीसेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आप लोगों ने पढ़ा होगा, वो ब्लैक होल, मास, ग्रेविटी, ये सब कॉन्सेप्ट्स के अंदर आ जाते हैं, जिसके कारण उस प्लैंक स्केल के बाद फिर आप समय और आकाश, इनको मूलभूत मान के चल ही नहीं सकते, उनका कोई मतलब ही नहीं रह जाता फिर। तो आज साइंस जहां खड़ी है, वहां पे ऐसा नहीं है कि साइंस को सब कुछ पता चल गया है। एक प्रश्न का जब उत्तर मिलता है तो 10 और प्रश्न खड़े हो जाते हैं। लेकिन जब हम अध्यात्म की बात करते हैं, अब आत्मा की बात पे आ जाते हैं। आपने उसका वैज्ञानिक प्रमाण पूछा था, इसलिए मुझे ये सारी बैकग्राउंड देनी पड़ी। एक पृष्ठभूमि आपको इसलिए दी
ताकि आप समझें कि विज्ञान जो 100 साल पहले कहता था या 200 साल पहले कहता था, आज वो सत्य नहीं है। और विज्ञान के लिए प्रमाण वो प्रमाण नहीं होते जो अध्यात्म के लिए प्रमाण माने जाते हैं। विज्ञान का तरीका अलग है, अध्यात्म का तरीका अलग है। विज्ञान ऑब्जेक्टिव रियलिटी को प्रमाण मान के चलता है और अध्यात्म सब्जेक्टिव रियलिटी को प्रमाण मानता है। विज्ञान एक्सपेरिमेंट्स मांगता है। वो अलग बात है कि बहुत बार साइंटिस्ट्स, जिसमें आइंस्टीन भी खुद शामिल हैं, थॉट एक्सपेरिमेंट्स भी करते हैं। जैसे आपने सुना होगा श्रोडिंजर्स कैट, ऐसे कई थॉट एक्सपेरिमेंट्स भी करते हैं जो मन में ही किए जाते हैं। लेकिन जो एक जनरल अप्रोच रहती है साइंस की, वो ऑब्जेक्टिवली किसी बात को साबित करना, किसी बात का प्रमाण, उस पर बहुत बल देती है। लेकिन जब हम अध्यात्म की बात करते हैं, खास करके आत्मा की बात करते हैं, तो हम सब्जेक्टिव रियलिटी की बात करते हैं। हम ऑब्जेक्टिव रियलिटी की बात नहीं कर रहे। हमें कोई लैब में जाके कोई एक्सपेरिमेंट से प्रूव नहीं करना है, ना वो हो सकता है कि आत्मा है या नहीं। लेकिन एक चीज तो पक्की है कि ऐसा बहुत सारे रिसर्चर्स, बहुत सारे साइंटिस्ट्स मानते हैं कि जैसे जैसे विज्ञान आगे जा रहा है, बहुत मायने में वो अध्यात्म के करीब आ रहा है। क्योंकि जो मैंने प्राइमरी फील्ड की भी बात की, उसमें वो एकत्व, वो सर्वत्रता, उस प्राइमरी फील्ड की जो हम बात कर रहे हैं, वो एकात्म भाव, वो एकत्व जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, जो सर्वत्र है। हम ऐसी ही बातें करते हैं ना, जब हम ईश्वर की बात करते हैं या आत्मा की बात करते हैं, वो सर्वत्र विद्यमान है, ईश्वर सर्वत्र है, एक ही ईश्वर है, एक ही आत्मा है, हम ऐसी बातें कहते हैं। धीरे धीरे विज्ञान भी उस दिशा में जा रहा है, लेकिन विज्ञान का तरीका अलग है। अध्यात्म को बाहरी एक्सपेरिमेंट्स की आवश्यकता नहीं है। अध्यात्म के लिए प्रमाण अलग है। अब जैसे अद्वैत वेदांत की बात ले लीजिए। आपने जो प्रश्न भी पूछा है आत्मा के संबंध में, वो अगर अद्वैत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो उसका प्रमाण श्रुति है, उसका प्रमाण स्व अनुभव है, जो हमारा अनुभव है। अब अनुभव को आप लैब में प्रूव नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक सब्जेक्टिव रियलिटी जो आप स्वयं महसूस कर सकते हैं, परंतु आप उसे मेजर नहीं कर सकते। तो वो स्व अनुभव है। स्व अनुभव और श्रुति जो हमारे उपनिषद है, वो प्रमाण है। साइंटिस्ट या साइंस, जिसे हम विज्ञान कहते हैं, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, वो श्रुति को प्रमाण मान के नहीं चलता। वो केवल आपके अनुभव को प्रमाण मान के नहीं चलेगा। तो दोनों के तरीके अलग हैं। हाँ, वो अलग बात है कि अब धीरे धीरे, जैसे मैंने अभी बताया, विज्ञान भी उसी दिशा में जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, जो डिस्कवरीज हो रही हैं फंडामेंटल रियलिटी के बारे में, तो वो धीरे धीरे उसी दिशा में जा रहे हैं। आगे क्या होगा अभी कहना मुश्किल है। हो सकता है बहुत मायने में विज्ञान अद्वैत वेदांत के करीब आ जाए, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि विज्ञान और अध्यात्म दोनों बिल्कुल भिन्न हो गए हैं। साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी का कोई कॉमन ग्राउंड नहीं है, ये कहना भी गलत होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पटल हैं जहां पर
विज्ञान और अध्यात्म, उन दोनों को पास आना ही पड़ता है। अब जैसे उदाहरण के तौर पे हम कॉन्शियसनेस की बात करते हैं, अवेयरनेस की बात करते हैं। आजकल काफ़ी सारे रिसर्चर्स उसमें भी शोध कर रहे हैं, हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस। तो ये सब ऐसे विषय हैं जहां पर साइंस और अध्यात्म, इन दोनों को पास आना ही पड़ रहा है, क्योंकि जब आप कॉन्शियसनेस की बात करते हैं, आपको सब्जेक्टिव रियलिटी को कहीं ना कहीं तो मानना ही पड़ेगा ना, है ना। और ये भी आप याद रखिए कि जब हम साइंस की बात करते हैं, जब हम एक्सपेरिमेंट्स की बात करते हैं, जब हम ऑब्जर्वेशंस की बात करते हैं, जो भी साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहा है, जो भी ऑब्जर्वेशन हो रही है, वो भी एक सब्जेक्टिव रियलिटी, सब्जेक्टिवली कोई उसे समझ रहा है, सब्जेक्टिवली कोई उसे देख रहा है, उसे ऑब्जर्व कर रहा है। तो वहां पे भी सब्जेक्टिव रियलिटी को हम नकार नहीं सकते। उस ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन में भी एक सब्जेक्टिव रियलिटी है, उसका एक सब्जेक्टिव एस्पेक्ट भी है वहां पे। तो जितनी भी ये कॉन्शियसनेस स्टडीज हो रही हैं, इसमें भी काफी सारे चैलेंजेस इसी कारण आ जाते हैं, क्योंकि वैज्ञानिक आमतौर पे ऑब्जेक्टिव रियलिटी को ही अधिक महत्व देते हैं। आगे क्या होगा वो तो हम आने वाले भविष्य में देखेंगे। लेकिन जहां तक आत्मा की बात है, जिस आत्मा की मैं बात कर रहा हूं आपसे, आत्मा को आप गलत अर्थ में अगर ले लेंगे तो फिर इस पूरी चर्चा का कोई मूल्य ही नहीं रह जाता, क्योंकि बहुत से लोग आत्मा को भूत प्रेत इत्यादि अर्थ में भी ले लेते हैं। बहुत से लोग आत्मा को सूक्ष्म शरीर उस अर्थ में ले लेते हैं। और ऐसे कई इंस्टीट्यूट्स हैं, ऐसे कई संस्थान हैं विदेशों में भी, जो सटल बॉडी, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस इत्यादि इन सब की बात करते हैं। मैं उनकी बात नहीं कर, मैं अद्वैत वेदांत के आत्मा की जो बात कर रहा हूं, उस आत्मा को स्व अनुभव और श्रुति उपनिषद वाक्यों पे श्रवण मनन निधिध्यासन करने से जाना जा सकता है, वही उसका प्रमाण। तो ये जो प्रश्न है कि आत्मा का क्या कोई वैज्ञानिक प्रमाण है, ये ऐसा प्रश्न है कि जैसे मैं आपसे पूछूं कि तुम अपनी आंखों से जो कुछ देख रहे हो, पेड़ देख रहे हो, नदी देख रहे हो, कमरा देख रहे हो, बस देख रहे हो, स्कूटर देख रहे हो, दूसरे लोगों को देख रहे हो, क्या ये कमरा, ये नदी, ये पहाड़ कोई प्रमाण दे सकते हैं कि तुम्हारी आंखें हैं? प्रश्न समझ में आया? जो तुमने प्रश्न पूछा है वो कुछ ऐसा ही है। तुम्हारी आंखों का प्रमाण तुम स्वयं हो, क्योंकि तुम देख रहे हो। अब तुम प्रमाण अगर किसी नदी में या किसी पहाड़ में ढूंढोगे जो तुम देख रहे हो, तो तुम कभी उस प्रमाण को नहीं पाओगे, क्योंकि जो तुम देख रहे हो, वो जो अनुभव है, वो तुम्हारी सब्जेक्टिव रियलिटी है, वो तुम्हारी व्यक्तिगत सच्चाई है। उसे तुम बाहर नहीं देख सकते, उसे तुम बाहर नहीं ढूंढ सकते। कबीर साहब का वो दोहा है ना, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वनमाही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया ढूंढे जान। जितना भी ढूंढ लो नहीं मिलेगा। आत्मा का प्रमाण तुम्हें बाहर नहीं मिलेगा, इस जगत में नहीं मिलेगा। आत्मा का प्रमाण तुम स्वयं हो, वास्तव में तुम ही आत्मा। अगला प्रश्न।